3-4 हज़ार एकड़ के या 200-300 एकड़ के जो प्रोजेक्ट है उसको किस तरीके से डेवलप करना है। 21st सेंचुरी में अगर आपको सॉफ्टवेयर नहीं पता है तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। आरसीसी डिज़ाइन रहता क्या है, स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग रहता क्या है, उसका आप डिटेल में देख लीजिए, फिर बाद में आपको यूएस के यूके के जो कोड्स है वो समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल्स विल रिमेन सेम। काम कर रहा था 5-6 साल तक, मैंने भी 81 स्टोरी बिल्डिंग तक के बिल्डिंग डिज़ाइंस किए हुए हैं। अगर ये नॉलेज नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। ये चार खंबे हैं, 4 पिलर है आपके बिल्डिंग के, एक पिलर नहीं रहेगा तो बिल्डिंग नहीं बनेगी आपकी, ठीक है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग बेस्ड, कोड बेस्ड, सॉफ्टवेयर बेस्ड एंड प्रोजेक्ट बेस्ड नॉलेज आना जरूरी है। अनदर थिंग इज इंडियन कोड एज वेल एज द इंटरनेशनल कोड, इन सब का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना है तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के लाखों रुपए खर्च भी हो रहे हैं और अल्टीमेटली जो काम करने के लिए आप जा रहे हो उसका आपका काम भी नहीं हो रहा है। अभी सिविल, पर्टिकुलरली सिविल मैकेनिकल इंजीनियर के लिए अल्टरनेटिव क्या है? हेलो दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग बनने के बाद, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनने करने के बाद या बी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होने के बाद जो बेसिक ब्रांचेस है सिविल इंजीनियर्स के या इंजीनियरिंग टॉपिक्स के, उसके बाद काफ़ी सारे लोग अब्रॉड चले जाते हैं। दे गो टू द यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग जगह पे जाते हैं और काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनको। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में वही चीज़ सीखेंगे कि सच में भारत के लोगों को अब्रॉड जाना चाहिए हायर स्टडीज़ करने के लिए, या सच में अपने देश में ही काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, या क्या कर सकते हैं। ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट या डिप्लोमा किया है, डिग्री बी सिविल या बी मैकेनिकल या बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने अगर किया है तो कौन कौन से मुकाम, कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए है। तो आज इस जगह पे जो अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके लिए ये पर्टिकुलर खास वीडियो आपके लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये पर्टिकुलर सर्वे है जो हम लोगों ने काफ़ी अलग अलग जगह से लिया हुआ है, जिसके अंदर 2024 में ये देखेंगे अगर आप एक्चुअली कि 2024 के अंदर, एक मिनट, आई जस्ट गेट द एपिक पेन। या तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2024 के अंदर का डाटाबेस है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली 1.335 मिलियंस ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर गोइंग अब्रॉड बेसिकली। ये 1 साल का डाटा है। जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है उसमें इंक्लूडिंग कौन कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से जो डाटा स्टैटिस्टिक जो सामने आ रहा है वो कनाडा है। उसके बाद में आ रहा है जो यूएस है, जहाँ पे 4,87,000 या 3,37,000 अप्रोक्सीमेटली, एंड उसके बाद में आता है यूके का नंबर जो 1,85,000 लोग स्टडी करने के लिए, हायर स्टडीज़ यानी बीई कंप्लीट करने के बाद या जो भी ग्रेजुएशन होने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो आप अब्रॉड जाने की कोशिश करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी सारे नंबर्स है, 1,22,000। जर्मनी भी अप्रोक्सीमेटली 43,000 नंबर से। तो कितना खर्चा आता है, तो अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर खर्चा आता है 30 से 32 लाख रुपए का खर्चा आता है। ये बहुत ही यानी नॉमिनल एवरेज के अंदर दिया हुआ खर्चा है। जैसे अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एमएस करने के बाद आते हैं हमारे कुछ कोर्सेज करने के लिए। उसके अंदर हम लोगों ने जो स्टैटिस्टिक दिखा है तो 40 to 45 लाख टोटल खर्चा आता है, जाना आना, उधर रहना, खाना पीना, टेलीफोन, या वो सब, प्लस ट्यूशन फ़ी एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस, वो सब पकड़ के अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 लाख आप पकड़ लीजिए, वो खर्चा आता है। इसके अंदर काफ़ी सारे ट्यूशन फ़ी रहती है और लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह रहते हैं। काफ़ी सारे लोग क्या बोलते हैं कि ये जो है मुझे 50% डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन ये 50% डिस्काउंट नहीं रहता है। पहले से ही जो फ़ीस रहती है वो 60-70 लाख रुपए रहती है, लेकिन और उसके अंदर ऐसा बोला जाता है कि आपके जीआरई टोफेल के जो एग्ज़ाम्स है उसके नज़र में रखे हुए आप लोगों को 50% जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है। लेकिन पहले से ही जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा रहती है, और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये फ़ीस जो है बहुत ही कंपैरेटिव इंडिया एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा फ़ी है।
राइट। तो इसके लिए क्या एक्चुअली, और ये सब कुछ करने के बाद जैसे जो आदमी 50 लाख रुपए खर्चा करता है, देखिए 50 लाख रुपए में अगर आप देखेंगे तो भारत के अंदर यानी छोटे शहर के अंदर या कुछ तालुक प्लेस है या जिला प्लेसेस है, उसके अंदर उसका घर और एक गाड़ी भी आ सकती है, दे कैन बी कम्प्लीटली सेटल्ड ऑल्सो। लेकिन इतना सब खर्चा करने के बाद भी अगर सपोज उसको जॉब मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है। जिसके अंदर रिटर्न्स जो है वो अश्योर्ड है या नहीं है वो बहुत जानना जरूरी है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस एक्चुअली उसका विवरण लिया क्वारा और कुछ वेबसाइट्स के ज़रिए। आप भी कर सकते हैं आपका सेल्फ स्टडी उसके लिए। तो मैंने पर्टिकुलरली सिविल इंजीनियरिंग फैटर्निटी, क्योंकि हम लोग काफ़ी सारे सिविल इंजीनियर्स लोगों के लिए कोर्सेज वगैरह लेते हैं, अपग्रेडेशन करते हैं, तो उसके लिए मैंने कुछ अपनी खुद की रिसर्च की है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि ये सिविल इंजीनियरिंग जो पर्टिकुलर जॉब्स ये जो है, यानी आई एम ए सिविल इंजीनियरिंग इंडिया, यानी इंडिया के अंदर सिविल इंजीनियरिंग किया है, बट नाउ आई वॉन्टेड टू गो टू यूके में जाना चाहता है फॉर डूइंग द मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग, विच फील्ड आई शुड बी प्रिफरिंग एंड उसके लिए जॉब का क्या प्रोस्पेक्टिव है, ये पूछ रहा है बंदा कोरा के ऊपर। और काफ़ी सारे अलग अलग वेबसाइट के ऊपर सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो जिन्होंने ये कोर्सेज कंप्लीट किए हैं तो उसके अंदर उन्होंने आंसर्स दिए हुए हैं। तो देर इज़ यहाँ पे एक बहुत ही जेन्युइन आंसर जो मुझे मिला। कुछ लोगों ने इससे भी बहुत बदतर से बदतर लेवल का आंसर्स दिया है, बट जो मुझे लग गया कि ये सच में हार्ट टू हार्ट अगर सपोज बात करते हैं दिल से, जो किसी ने बात की है, जो उसका एक्सपीरियंस रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि देर इज़ नो डिमांड इन सिविल इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर्स इन द डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज ऑफ द ऑटोमेशन। अभी आपको भी पता है कि चैट जीपीटी या काफ़ी सारे जो एआई के टूल्स है, एआई भी एआई के साथ बात कर रहा है, दूसरा एआई तीसरा एआई के साथ बात कर रहा है, एंड देन यू गेट द आउटपुट। ऐसे भी काफ़ी सारे टूल्स आजकल के ज़माने अवेलेबल है। उसके लिए जो क्लरिकल जॉब्स जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है वो एआई के ज़रिए एक्चुअली कुछ 50-100 या $100 दे के जो भी अपना काम है वो निपटा के ले लेते हैं। तो ये जो एकदम टर्शरी लेवल के जो जॉब जो लगते थे सिविल इंजीनियरिंग, वहाँ पे एमएस वगैरह करने के बाद एक्चुअली वो जॉब अवेलेबल है नहीं, ऐसे ये बंदा बोल रहा है। An Indian, engineering degree cannot, head to developed countries for getting civil engineering higher education and related to the job or related job in the developed countries because of the following reasons। तो क्या क्या reasons है वो बता रहा है कि डेवलप्ड कंट्री में जाने के बाद, यानी आप अगर सपोज अभी हमारी जो कंट्री है भारत, ये जो देश है वो डेवलपिंग कंट्री है, और डेवलपिंग कंट्री से अगर आपको डेवलप्ड कंट्री के अंदर जाना है तो आपको ये चीज़ देखना है कि आप जिस लाइन से आप बिलोंग करते हो सच में इसके अंदर स्कोप है कि नहीं तो आग से निकल के कुछ फुफाटे में गिर गया, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सवाल उसी नज़रिए से दिया गया है। तो it is impossible for an Indian civil engineering graduate to become an employable civil engineering professional for the engineering companies इन द डेवलप्ड कंट्रीज, ऐसे बोला गया है, ठीक है। जस्ट आफ्टर 2 years, यानी ये बोल रहा है बंदा कि 2 साल के अंदर ही, जैसे फॉर एग्जांपल इस जगह पे 2 साल के अंदर ही अगर किसी को लग रहा है कि मैं एमएस करके उधर अमेरिका में या यूके में या यूएस में जॉब करके उधर ही सेटल हो जाऊंगा, मेरा लाइफ एकदम टकाटक हो जाएगा, ऐसा अगर किसी के दिमाग में है, चल रहा है, या उसको सपोज 3rd year 4th year इंजीनियरिंग में ऐसे लग रहा है कि नहीं मुझे खाली जीआरई निकालना है, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में यूएस में जाके 40-50 लाख रुपए फूंक के मुझे ये एमएस की डिग्री लेनी है और वहाँ पे सेटल होकर आराम से ज़िंदगी कटानी है, अगर ऐसा किसी का दिमाग है तो वो थोड़ा चौकन्ना हो जाए इस पर्टिकुलर वीडियो में और आखिर एंड तक देखे कि 2 साल के अंदर एक्चुअली कोई मास्टर्स प्रोग्राम करना चाह रहा है, और वो भी डेवलप्ड कंट्री में जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो चुकी है, यानी सिविल इंजीनियरिंग के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह है वो कुछ है नहीं वहाँ पे, यानी इतनी बड़ी मात्रा में, ताकि बाहर के लोग यहाँ पे आके काफ़ी सारा चीज़ करें, उसके लिए बता रहा हूँ। दूसरी बात,
the Indian civil engineering graduate is practically useless for civil engineering industry for any developed country, and the civil engineering higher education of any developed country in the world, ये particular circa 2020 एक particular जगह से उसने कोट किया है, बिकॉज इंडियन इंजीनियरिंग करिकुलम इज़ आउटडेटेड. ये जो पर्टिकुलर थिंग है जो ये बोल रहा है, ये काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर काफ़ी सारे जगह पे आपने देखा रहेगा कि जो प्रोफेसर्स लोग हैं उन लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है नहीं. ठीक है, काफ़ी सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर ऐसा भी है कि भैया तुमको जॉब नहीं मिल रहा है, आ जाओ एक दो चार लेक्चर ले लो और बाकी के लोगों को पढ़ाओ. यानी जिसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है नहीं वही दूसरे लोगों को सिखा रहा है. यानी आप मान लीजिए कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया ड्राइविंग सीखने के बाद, लेकिन मैंने गाड़ी नहीं चलाया और मैं दूसरे लोगों को सिखा रहा हूँ. उसने भी वही किया, उसने भी यानी वो भी किधर भी ड्राइविंग किया नहीं, वो भी तीसरे लोगों को बता रहा है. यानी क्योंकि ड्राइविंग यानी ये क्या है कि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल चीज़ है. गाड़ी में बैठ के ही आपको गाड़ी सीखनी चाहिए, एसी में बैठ के या हवा में बात करके गाड़ी सीखी नहीं जाती. जैसे फॉर एग्जांपल स्विमिंग है या प्रैक्टिकल जो स्कोप इंजीनियरिंग के जो है वो आपको प्रैक्टिकली ही देखने होते हैं. स्विमिंग यानी आप ऊपर से देखेंगे पानी में कि मेरे को देख के ही मैं सीख जाऊंगा, ऐसे नहीं होता है. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज़ अगर आप देखेंगे कि हायर एजुकेशन अगर आपने किया हुआ है और आप ये देख रहे हैं कि नहीं मुझे करना है यानी जॉब मिलेगा, तो ये नहीं होगा. और दूसरी बात जो आपने सीखा हुआ है, आपके काफ़ी सारे कोविड के बाद में काफ़ी सारे इंजीनियर्स लोगों ने जो सिविल इंजीनियरिंग होने के बाद उनको अगर लगता है कि यूएस में जाके जॉब वहाँ पे है, तो वैसे चीज़ है नहीं. तीसरा एक रीज़न बता रहा हूँ, इवन इफ हाउ समहाउ एन इंडियन ग्रेजुएट अगर ये बोल रहा है कि अगर किसी भी तरीके से उसको अगर वहाँ पे जॉब मिल भी गया ना, यानी वहाँ पे वो ग्रेजुएट करने के लिए गया भी, तो लॉन्ग टर्म में ओके इन ऑर्डर टू सिक्योर द लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट एंड परमानेंट जॉब एक्चुअली वो हासिल नहीं कर पा रहा है. इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, तो 60-70 लाख रुपए खर्चा करके 50-60 लाख रुपए खर्चा करके वहाँ पे लॉन्ग टर्म में जॉब मिलने का सब जो ये है वो हाईली इट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसे वो बोल रहा है. और उसके रीजंस भी दे रहा है. अब ये रीजंस भी देख लेते हैं कि क्या है. नो कंपनी इन द डेवलप्ड कंट्री वांट टू पे फॉर द पेपर वर्क्स रिलेटेड टू रिक्रूटिंग अ नॉन सिटीजन. यानी ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. जैसे ये कंपनी सपोज यूएसए की कंपनी है और इंडिया से कोई बंदा वहाँ पे गया है और उसने एमएस किया हुआ है और उसको यूएसए में जॉब करनी है, तो वो तो वीज़ा लेके कौन सा गया है, एजुकेशन वीज़ा करने के लेके गया है. अभी उसको जॉब करना है, यानी H1B वगैरह ऐसे अलग अलग टाइप के जो वीज़ा है जहाँ पे वो रेजिडेंसी की फैसिलिटी देते हैं, वो वीज़े के लिए काफ़ी सारा पेपर वर्क लगता है और उसमें काफ़ी सारा पैसा भी लग जाता है उस पर्टिकुलर कंपनी को. और क्या होता है कि वो कंपनी इतना पेपर वर्क करने के लिए, और कभी कभी क्या होता है कि ये बंदा टिकेगा नहीं टिकेगा, क्या होगा, ऐसा भी एक डर उसके दिल में रहता है और वो सही भी है. और दूसरी बात ऐसी है कि पेपर वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा उसका खर्चा भी होता है और उस पर्टिकुलर खर्चे में उसको लगता है कि सारा ये बंदा बाहर से लेने से अच्छा है कि इधर का ही मैं कोई को रिक्रूट करूँ. तो नॉन सिटीजन जो लोग हैं उसके ऊपर जो ट्रस्ट जो है उस बंदे का कंपैरेटिवली कम रहता है और पेपर वर्क का खर्चा भी बहुत ज़्यादा रहता है. इसके नो कंपनी इन द डेवलप्ड कंट्री एक्चुअली वांट्स टू पे हायर सैलरीज और लॉन्ग टर्म जो जॉब है उसके लिए खर्चा करना नहीं चाहती. ये उधर का लोकल रीज़न मैं बता रहा हूँ, मेरे मन की बात नहीं बता रहा हूँ. ठीक है, दूसरा चीज़ ये है कि ऑल गवर्नमेंट in all the developing countries are elected for anti-immigrant sentiments. Hence no government of any developed country want to offer a citizenship to a non-essential employee whose position can be filled up by the लोकल वर्कफोर्स इजीली. यानी इधर का ही आदमी है और उसको दे दो, बाहर से लोगों को क्यों जॉब दे रहे हो. ठीक है, अगर भारत के अंदर ही आप देखा जाए कि बांग्लादेशी लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हैं या नेपाल के लोग आ रहे हैं, तो भैया तुम इंडियन लोगों को जॉब दे दो, तुम बाहर के लोगों को क्यों जॉब दे रहे हो, इधर के लोगों को ही जॉब नहीं है. ठीक है, तो और वहाँ की जो गवर्नमेंट है
वो काफ़ी सारी एंटी इमिग्रेंट यानी बाहर से लोग आके यहाँ के जॉब खा ले, ये वो चाहते नहीं है, और उसी हिसाब से उन्होंने इलेक्शन भी लड़े हैं यूएसए के अंदर। तो यही सिचुएशन है। ट्रंप अगर आपने देखा रहेगा तो काफ़ी सारा वो सोचता है अपने कंट्री के लोगों के बारे में, सबसे ज़्यादा सोचने वाला बंदा है। तो बाहर के जो लोग हैं उसके पहले सबसे पहले वो वीज़ा बैन कर देता है, लोगों का इमिग्रेशन कम कर देता है, ताकि उनके यूएसए के अंदर रहने वाले लोगों को जॉब लग सके जल्दी से जल्दी। ठीक है, ये दूसरा रीज़न बता रहा है। तीसरा ये है कि ऑल द गवर्नमेंट इन द डेवलप्ड कंट्रीज वांट टू इंपोर्ट ओनली दोज प्रोफेशन, यानी जो भी बाहर से अगर किसी को सच में लेना ही है तो कौन कौन से लोग ले लेंगे, हुज प्लेस इन द कंपनी कैन नॉट बी फिल्ड अप बाय द लोकल वर्क फोर्स, यानी वहाँ पे जो लोग अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, वो यार उनको ये टेक्नोलॉजी मालूम ही नहीं है, उनको ये चीज़ आती ही नहीं है, उसके लिए वो जॉब या वीज़ा देने के लिए रेडी है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान से सुन लेना ये चीज़ें। ठीक है, तो आपने अगर सपोज यहाँ से बीटेक किया तो आपके पास कोई सॉफ्टवेयर एक्सपर्टीज़ नहीं है, कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपर्टीज़ नहीं है, कुछ कोडल रिलेटेड एक्सपर्टीज़ नहीं है, और कुछ भी मालूम नहीं, खाली आपने जीआरई का या टोफिल का एग्ज़ाम दे दिया है और आप गए यूएस में, तो आपके पास खाली डिग्री का सर्टिफिकेट है। ठीक है, कोई भी एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज़ है नहीं, और आप यूएस में गए, और यूएस में जाने के बाद अगर आपको लगता है कि वहाँ का डिग्री लेके, क्योंकि वहाँ पे भी कॉलेज के थोड़े से सब्जेक्ट्स अलग रहते हैं लेकिन मोर और लेस सेम ही रहता है। ठीक है, सब्जेक्ट्स वगैरह ये सब कुछ है वो सिमिलर ही रहता है। तो ये जो नॉलेज वहाँ से भी आप ले लेंगे तो भी आपको लगता है कि नहीं यार वहाँ पे सीखने के बाद तो मिलेगा जॉब, तो वो चीज़ है नहीं। ठीक है, वहाँ पे सीखने के बाद भी, वहाँ की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेने के बाद भी आपको सॉफ्टवेयर एक्सपर्टीज़ का एक्सपीरियंस नहीं आता है, ये अप्रॉक्सीमेटली 90-95% लोग बताते हैं। ठीक है, दूसरा, हु इज़ इंटरनेशनली नोन फॉर देयर रिसर्च एंड क्रेडेंशियल्स, जिसने भी बंदे ने एक्चुअली यहाँ से कुछ पेटेंट वगैरह लिया है और एकदम आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट हो, तो उसके लिए वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और तीसरी बात, कहाँ कहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बता रहा है ये आदमी। तो हुज वर्क वुड लीड टू द क्रिएशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, यानी आप कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ पे लेके जा रहे हो जिसकी वजह से उनके लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ऐसा अगर आपका कुछ काम है, उसके रिलेटेड आपने कुछ लीड वगैरह लेके आप वहाँ पे जा रहे हो, तो उस टाइम पे वो जो गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट, यूके की, यूएस की या कनाडा की या जो भी है यूरोपियन कंट्रीज़ की, वो गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है, अगर आप बाहर के कंट्रीज़ में जाते हो तो ये सारा प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ जाता है। तो अभी कितने लोग वहाँ पे जाते हैं आप देखेंगे तो कम से कम आप देखेंगे इंडिया से जा रहे हैं 1.335 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यानी करीबन 13 से 14 लाख लोग इंडिया से वहाँ पे जाते हैं एस्पिरेशन लेके कि भैया मेरा वहाँ पे जाएंगे तो सेटल हो जाएगा, सेट हो जाएगा मेरा लाइफ। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं भैया, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस भी किया है तो काफ़ी सारे जो कंप्यूटर साइंस के जो जॉब है, अभी पाइथन प्रोग्रामिंग खुद ChatGPT निकाल के देता है, काफ़ी सारे प्रोग्रामर्स जो है उसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में कम हो चुकी है। तो जो भी डिसीजन लेना है थोड़ा सोच समझ के ले लीजिए। दूसरी बात, एक्चुअली अभी पर्टिकुलरली सिविल मैकेनिकल इंजीनियर के लिए अल्टरनेटिव क्या है, हम लोगों के पास एक अल्टरनेटिव है, और आप बाकी की चीज़ भी देख सकते हैं। ऐसा चीज़ है नहीं कि आपको ई कंस्ट्रक्ट के अंदर ही आना है, लेकिन मैं आपको एक अल्टरनेटिव के सोर्स पे ऊपर बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के लाखों रुपए खर्च भी हो रहे हैं और अल्टीमेटली जो काम करने के लिए आप जा रहे हो उसका आपका काम भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मास्टर स्टडी इन स्ट्रक्चरल, अगर आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना है तो आपको क्या करना चाहिए, तो ये 4 चीज़ें आनी चाहिए, 1, 2, 3 और ये 4 चीज़ें आनी चाहिए। पहली बात यह है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के फंडामेंटल्स बेस्ड नॉलेज आपको होना है। कौन कौन से फंडामेंटल्स है कि सॉफ्टवेयर, फाइनाइट एलिमेंट बेस्ड, पीबीडी परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन, अलग अलग टाइप के एनालिसिस, जैसे लीनियर, नॉन लीनियर टाइप ऑफ एनालिसिस, डायनामिक एनालिसिस। फिर आप देखेंगे इंजीनियरिंग जजमेंट, जैसे आप ड्राइविंग के अंदर आप देखेंगे कि कोई इंजीनियरिंग जजमेंट रहता है, ड्राइविंग का एक जजमेंट रहता है, तो वो भी आपको आ जाता है।
दूसरी वैल्यू इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रक्चरल डिटेलिंग, साइट रिक्वायरमेंट्स एंड कुछ थंब रूल आपको होने चाहिए, पर स्क्वायर फुट कितना कंक्रीट जाएगा, कितना स्टील जाएगा, लाइक दैट एक्चुअली। अनदर थिंग इज इंडियन कोड एज वेल एज द इंटरनेशनल कोड, इन सब का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंडियन कोड क्यों है, अभी आप बोलेंगे कि नहीं यार मेरे को तो दुबई जाना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है या बाहर की कंट्रीज़ में जाना है, पहले तो आपको मदर टंग सीखनी होगी। मदर टंग यानी जहाँ पे आपने जन्म लिया हुआ है उसकी लैंग्वेज, ठीक है। हमारे भारत के अंदर किसी की भी मदर टंग जो है अंग्रेज़ी है नहीं। बच्चा जो भी पैदा होता है हेलो मम्मी हेलो डैडी ऐसे नहीं बोलता है, ठीक है, मातृभाषा में ही बात करता है। तो सबसे पहले आपको इंडियन कोड के अंदर आपको नॉलेज सीखना लेना है, ठीक है। जैसे ही आपको इंडियन कोड समझ में आएगा, जैसे अपनी मातृभाषा समझ में आएगी, वैसे ही आपको अंग्रेज़ी है या दूसरी अलग अलग लैंग्वेजेस है वो भी समझ में आ जाएगी आसानी से, राइट। अगर डायरेक्टली आप जाओगे कि मदर टंग छोड़ो यार, पढ़ना लिखना छोड़ दो, डायरेक्टली आप यूएस के अंदर आप अमेरिकन लैंग्वेज ये करो, तो लैंग्वेज के अंदर काफ़ी बहुत सारा चीज़ रहता है कि फुल स्टॉप का क्या है, फर्स्ट ऑफ यस ये क्या है, काफ़ी सारे सिंपल थिंग्स भी, काफ़ी सारे उसके जो मीनिंग है, उसका जो सेंस मतलब जो है बोलने का जो तरीका है, उसके हिसाब से टोन जो है या पिच जो है उसके हिसाब से उसका अर्थ चेंज हो जाता है। अगर आपको लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी तो आप हाउ डू यू डील विद दिस, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आप मदर टंग में आप सीख लीजिए, और जो इंडियन कोड है उसको आप ढंग से पढ़ लीजिए कि है क्या, IS 456, IS 800 यानी RCC डिज़ाइन रहता क्या है, स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग रहता क्या है, उसका आप डिटेल में देख लीजिए। फिर बाद में आपको US के UK के जो कोड्स है वो समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल्स विल रिमेन सेम। यहाँ पे अगर सपोज शक्कर बोलता है तो वहाँ पे शुगर बोलता है, तो इतना समझ में आएगा कि पहले भैया ये डालेंगे तो जो सब्ज़ी है वो मीठी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल कोड्स का भी नॉलेज दिया जाता है ये पर्टिकुलर इसमें, तो ये आपको ये चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सीखना है। फिर दूसरा सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ईटास बेसिक्स पे भी आना है, एडवांस पे भी आना है, सेफ है, SAP 2000 है, और ये काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स है। इसमें स्प्रेडशीट्स भी रहते हैं, काफ़ी सारे स्प्रेडशीट्स रहते हैं, और अभी बहुत सारे आइडिया स्टैटिका है, और बहुत सारे अलग अलग टूल्स भी आ रहे हैं। आप हमारे वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग काफ़ी हद तक बताते हैं लोगों को कि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड नॉलेज होना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 21st सेंचुरी में अगर आपको सॉफ्टवेयर नहीं पता है तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है सब। द नेक्स्ट वन इज़ एक्चुअली यू विल सी दैट दिस वन इज़ प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट बेस्ड नॉलेज। ये किस तरीके से होता है, RCC, स्टील, कंपोजिट, PB, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स, ये किस तरीके से डिज़ाइन होते हैं, शटरिंग डिज़ाइन कैसे होता है, फिर ये पोस्ट टेंशनिंग कैसे करते हैं, इन सब का नॉलेज आपको मिल जाता है। इसके लिए हमारे पास एक मास्टर स्टडी इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कोर्स है, उसके लिए भी आप यानी यू कैन एनरोल एक्चुअली। उसके लिए कुछ इंटर्नशिप्स भी है, अगर आप कुछ यहाँ पे इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए कुछ छोटा मोटा एग्ज़ाम रहता है और ये रहता है, वो भी कर सकते हैं। नहीं तो आप 6+6 मंथ्स का एक्चुअली कोर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मास्टर स्टडी ये दूसरा कोर्स है। ये जो कोर्स है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का है, और ये जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विद BIM टेक्नोलॉजी का है। तो इसके अंदर क्या है, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भैया ये कब सीखेंगे, वो कब सीखेंगे। तो ये जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है अलॉन्ग विद द BIM टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो इसके अंदर बीम टेक्नोलॉजी यानी क्या है, बीम यानी क्या रहता है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, ठीक है। तो इसके अंदर 2D जो प्लान्स एलिवेशन सेक्शंस रहते हैं, अलॉन्ग विद दैट द 3D सेक्शन ये रहता है, 4D यानी टाइम मॉडल, 5D यानी कॉस्ट मॉडल, फिर 6D 7D एंड मेंटेनेंस और रेरा मॉडल। तो ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के डायमेंशंस होते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे कोड्स भी हैं, जैसे PA स्टैंडर्ड है, ISO स्टैंडर्ड है, BA स्टैंडर्ड्स है, अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स भी है, जैसे ऑटोकैड है, रेविट आर्किटेक्चर है, रेविट स्ट्रक्चर है, रेविट MEP है, नेविस वर्क्स है, सिंक्रो प्रो, MSP, प्राइमावेरा, ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स भी आपको सीखने होते हैं। अलॉन्ग विद दैट एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि किस तरीके से आपका बार चार्ट निकलेगा, क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है, PERT क्या है,
देन शेड्यूलिंग बेसलाइन क्या है, देन यू विल सी दैट द रिसोर्स एलोकेशन किस तरीके से होता है, रिसोर्स लेवलिंग किस तरीके से होता है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल किस तरीके से होता है, फाइनेंस मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट्स वर्सेस आईआरआर यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये क्या रहता है, कैश फ्लो एनालिसिस क्या रहता है, प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस द इन्वेस्टमेंट चार्ट क्या रहता है। ये अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है। खाली इतने ही कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे प्रिसाइजली हम लोगों ने देने की कोशिश की है। यहाँ पे साइट मैनेजमेंट बोलते हैं, साइट मैनेजमेंट सिस्टम्स, फिर बाद में आता है फाइनेंस मैनेजमेंट, फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट, फिर रिसोर्सेस मैनेजमेंट। रिसोर्सेस मैनेजमेंट में 4 M's रहते हैं, जैसे मैन है यानी लेबर्स है, मैन मटेरियल, फिर आता है मशीनरीज एंड लेट्स से मिसलेनियस एंड मनी भी रहता है। तो ऐसे टाइप के 4-5 टाइप के एम रहते हैं यानी रिसोर्सेस मैनेज। तो ये रिसोर्सेस किस तरीके से मैनेज होते हैं, तो ऐसे काफ़ी सारे टाइप का मैनेजमेंट सिस्टम्स रहता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी काफ़ी सारे मैंने वीडियोस पहले भी बनाए हैं, आप थोड़ा सा खोल के देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर सिंपल विला किस तरीके से करना है, हाई राइज बिल्डिंग किस तरीके से करना है, फिर बाद में ये जो आपका इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स है या क्लस्टर डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है, जो बड़े बड़े यानी 3-4 हज़ार एकड़ के या 200-300 एकड़ के जो प्रोजेक्ट है उसको किस तरीके से डेवलप करना है, तो ये सारा चीज़ आपको सीखना है। अगर ये सीखेंगे तो यूएस में यूके में जाके यानी 40-50 लाख फूक के वापस आएंगे, आप उधर ही फंस जाएंगे। इससे ज़्यादा अच्छा है कि ये सारा नॉलेज ले लीजिए एंड डायरेक्टली यू स्टार्ट वर्किंग ऑन सर्टन 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेके खुद का बिजनेस चालू कर सकते हैं और शान से पैसे कमा सकते हैं। एंड आप प्लान नोट कर सकते हैं कि 4-5 साल के अंदर मैं भी यूएस में यूके में जाके अपना खुद का कंपनी यहाँ पे भी बिजनेस खोलूँगा और साइमल्टेनियसली एलसी की दुबई में इधर उधर बाकी कंट्रीज़ में भी किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, ऐसे काफ़ी सारे लोगों ने किया है। ई कंस्ट्रक्ट एक्चुअली काफ़ी सारे लोगों के लिए वरदान है। बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स जो है यहाँ पे सीखने के लिए आ जाते हैं और वो अब्रॉड में सेटल भी हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी ट्राई किए हैं, कम से कम 17-18 साल हो गए हम लोगों को इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, और यहाँ से काफ़ी सारे लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, जब अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज के हिसाब से आपने देखा जाए तो 30-40% लोग एक्चुअली अब्रॉड में जा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, जो जिसने भी ये कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, और कोर्स कंप्लीट करने के बाद इमीडिएटली जाते नहीं है, 3-4 साल के अंदर 5 साल के अंदर एक्चुअली उनको वो ऑटोमेटिकली उतना एक्सपर्टीज, उनके जो पंख है ज्ञान के, उनके जो पंख है स्किल्स के, वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं तो कंट्री डजेंट बिकम अ बैरियर। मैं भी दुबई में काम कर रहा था 5-6 साल तक, मैंने भी 81 स्टोरी बिल्डिंग तक के बिल्डिंग डिज़ाइंस किए हुए हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं कि 50-60 लाख रुपए, जनरली ये 30-32 लाख रुपए आपको तो कॉलेज को ही देना होता है। अलॉन्ग विद दैट आपका बाकी का जो लिविंग और बाकी का जो एक्सपेंसेस वगैरह है वो सब पकड़ के 50-60 लाख रुपए लगभग जाता है। ठीक है, उसके लिए आपको ये सब वहाँ पे जाएंगे और इतना सब खर्च होने के बाद भी अगर आपको जॉब नहीं मिलेगा तो बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। ठीक है, और अगर माँ बाप ने यहाँ पे कर्जा निकाल के ये करके, काफ़ी सारे लोग जो है वो बहुत ही यानी अपने बच्चों के लिए सिखाने के लिए अपने आप को गिरवी रखते हैं। ऐसे भी पेरेंट्स रहते हैं भारत में। ठीक है, तो उनका जो पैसा है वो अच्छी तरीके से राइट डायरेक्शन में खर्च हो आपके लिए, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपका करियर बनाने के लिए। ठीक है, और वहाँ पे जाके अगर जॉब को जॉब नहीं मिले, काफ़ी सारे जो लोग हैं वो जैसे यहाँ पे ओला उबर जैसे कैब ड्राइवर है वैसे जॉब करते हैं, या बहुत सारे लोग जो है वो नॉन टेक्निकल जो ट्रक ड्राइवर भी बन चुके हैं, एमबीबीएस किया है, वो यहाँ से वहाँ पे जा रहे हैं और अपने खर्चे निकालने के लिए ट्रक ड्राइवरी कर रहे हैं, या किसी मॉल के अंदर जो बिलिंग करते हैं ना टक टक करके ऐसे, तो वैसे वैसे वाले जॉब भी कर रहे हैं। तो काफ़ी सारा दुख होता है भैया। ठीक है, तो ऐसे आप मत करिए, थोड़ा सा देख के आपके करियर को, आपके पैसे को बहुत छान के आप देख लीजिए कि किस तरीके से आप उसका विनियोग कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। देखिए मेरे पिताजी भी खेती करने वाले हैं,
मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि आज भी खेती है हमारी, एंड आई टेल यू कि बहुत ही कम मात्रा में उनका आय था, इनकम जो सोर्स था। एंड मुझे आज भी पता है कि उस टाइम पे मेरी जो 4,000 रुपये का इंजीनियरिंग का फीस रहता था फ्री सीट के अंदर महाराष्ट्र में, पुणे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो वो देना भी बहुत मुश्किल होता था उनको, ईयरली फीस जो है, ठीक है। क्योंकि मार्क्स अच्छे आए थे मुझे, तो मुझे फ्री सीट में एडमिशन मिली थी, तो बाकी सारा खर्चा बच गया था, लेकिन मिनिमम 4,000 रुपये साल का देना होता था। वो देने के लिए भी बहुत मशक्क़त करनी पड़ी थी मुझे, मेरे पिताजी को। तो उस टाइम पे मुझे अभी भी याद है, बहुत सारे मेरे जो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं वो इधर उधर भाग के गए, और अनफॉर्चुनेटली उधर भी जॉब नहीं मिला, इधर भी नहीं मिला, फिर इधर किधर, बाद में थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, लेकिन 5-6 साल जो है उनके लाइफ के बहुत ही कठिन परिस्थिति में गए, राइट। तो ये जो चीज़ है मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। शॉर्टकट यानी क्या है कि आप जो है 6 महीने के अंदर 6 to 7 months, अब ये 6 महीने का जो इंटर्नशिप जो मैं बता रहा हूँ ये भी कोई नहीं करता। 90% पीपल दे डोंट डू द इंटर्नशिप हियर। आफ्टर 6 महीने के अंदर ही उनको जॉब लगने का चांसेस रहता है 90% लोगों को। 10% लोग वो है उनको जॉब ही नहीं करना है, भैया पिताजी का बिजनेस है, मुझे बिजनेस के अंदर ही जाना है, तो वो इंटर्नशिप करते हैं, क्योंकि 6+6 months यानी 1 साल का उनको एक्सपीरियंस चाहिए रहता है, ठीक है। तो लेकिन उनका काम जो है 6+1 month का कोर्स है, अगर आप बैक पैक करके बेंगलोर में आ जाते हो तो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर कोर्स है मास्टर स्टडी। अगर आप बाहर से किधर से अगर आपको करना है तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग बेस्ड, कोड बेस्ड, सॉफ्टवेयर बेस्ड एंड प्रोजेक्ट बेस्ड नॉलेज आना जरूरी है। अगर ये नॉलेज नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। ये चार खंबे हैं, 4 पिलर है आपके बिल्डिंग के, एक पिलर नहीं रहेगा तो बिल्डिंग नहीं की बनेगी आपकी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का कोर्स है, और दूसरा जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विद बीएम टेक्नोलॉजी। उन दोनों को पकड़ के हम लोगों ने एक कोर्स बनाया जिसको हम लोग कंपोजिट कोर्स बोलते हैं, कंपोजिट कोर्स इन द स्ट्रक्चर्स बीम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो 12 महीने का कोर्स है। 12+2 months यानी 14 महीने का। अगर आप बैक पैक करके यहाँ पे आते हो 1 साल के अंदर ये सारे चीज़ कर लेते हो। सच में बता रहा हूँ, अगर बाहर के कंट्रीज़ में जाएंगे तो एक एक कोर्स आपको 40 लाख का, 50 लाख का पकड़ेगा, ठीक है। और वही कोर्स आप लोगों को यहाँ पे 12 महीने पे 12+2 months के अंदर बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको बहुत ही डिटेल में उस चीज़ का जानने की कोशिश करनी है, जो लिंक दिए है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको क्लिक करिए एंड प्लीज़ गेट इन टच विथ अस। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।